सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं ये सीरीज़ करा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू देखा कीजिए। मैं बता दूं कि आप लोगों को इसके पहले मैं 8 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। ये 9वां मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से मैं मध्यकालीन इतिहास लेके चलूँगा। प्राचीन इतिहास जो है मैं उसे खत्म कर चुका हूं। आज हम उसका विविध करेंगे। देखिए आज हम उसका विविध करेंगे। कुछ क्वेश्चन है विविध के, 2-4-10 क्वेश्चन मैं इसके करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास पर चलेंगे। मैं इसके पहले मैं बता दूँ कि प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को, एंशिएंट से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। और ये भी मैं बता दूँ कि देखिए आप लोगों को इसके अलावा भी मैं मॉक टेस्ट हिस्ट्री का डाल चुका हूँ, जिसका लगभग 15 मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देख लीजिए जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेट हो जाए। ठीक है, चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत नाम भारतीय संविधान में निम्नलिखित के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देखते हैं। देखिए आप लोग हर क्वेश्चन में देख लिया कीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए डिटेल क्या दिया हुआ है। डिटेल दिया हुआ है कि ऐसी मान्य है कि भारत का नाम पर हमारे देश भारत नाम पड़ा था। इंपॉर्टेंट है, मैं पीछे बता चुका हूँ कि किसके द्वारा इंडिया कहा गया था, किसके द्वारा भारत कहा गया था, ये सब मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया था, आप लोग पीछे एक वीडियोस देखिए जिससे कि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। ठीक है, क्या दिया हुआ, इतिहास के पुराणों में कई भारत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभदेव के पुत्र भरत जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा नाट्यशास्त्र रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। दुष्यंत पुत्र जो भरत के वंश के आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच वे युद्ध की गाथा वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा था। इस प्रकार महाभारत में दिया हुआ जो भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास ने भारत शब्द का श्रेय दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है कि जो भारत नाम की भारतीय संविधान में जो दिया गया था वो किससे लिया गया था, वो महाभारत से लिया गया था। और क्यों लिया गया था आप लोग एक सब देख चुके हैं। आइए लास्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या दिया, दुष्यंत पुत्र भारत वंश जो आगे चलकर कौरव और पांडे हुए हैं। याद रख लीजिए, जो कौरव और पांडे हुए जिनके बीच युद्ध की गाथा हुई और महर्षि वेद व्यास जो थे उनके द्वारा क्या लिखा गया था, महाभारत लिखा गया था। इसी की वजह से भारत नाम पड़ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना फैक्ट इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पूछा जा रहा है वह कौन सा नामक जो ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ था जिसका नामक ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ था सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, भारत जम्बूद्वीप आर्यव्रत भारतवर्ष। भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ध्यात्व की यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका की रचना की, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, इंडिया अर्थात भारत संदर्भ का वर्णन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिया नाम नदी से लिया गया है। पूछा जा रहा है कि इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, भारत अर्थात इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो उत्तर पश्चिम में बहती हुई ग्रीक के लोग जो इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब था सिंधु के लोग। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है, जो सिंधु नदी से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राचीन काल में ही श्राफ सेठ साहूकार महाजन व छेदी के रूप में जाने जाते थे। जाने जाने वाले व्यापारियों को मुख्यतः व्यवसाय था निर्माण, अध्यापन, बैंकिंग, चिकित्सा। तो आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ इसका आंसर, तो इसका आंसर दिया, प्राचीन काल में जो श्राफ थे, श्रेष्ठ थे, साहूकार, महाजन, छेनी आदि जो भी थे व्यापारी, उनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालन करना था। क्या था उनका जो मुख्य व्यवसाय था, बैंकिंग जो व्यवस्था थी उसको संचालन करना था। यही पूछा हुआ था। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं क्या पूछा हुआ था कि प्राचीन काल में जो ये लोग थे उनको व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, बैंकिंग था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है,
200 दिया हुआ है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कि आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना ही बेकार है। अगर महाभारत के युद्ध कितने दिन है ये तो सबको 100% लगभग लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ 5% लोगों को नहीं पता होगा। जो लोग इस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, आप हमारी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या नहीं पता होगा, बाय द वे नहीं पता होगा, लेकिन उन लोगों को में भी काफ़ी लोगों को पता होता है, क्योंकि महाभारत का जो है उसका कई भाषाओं में, फारसी चाहे कई भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। चलिए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, अर्थात 18। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत जो है युद्ध के पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों के लिए चला था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पूछा जा रहा है किसकी अवधारणा, ठीक है ना, कि अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। चेकर, सैलिटेर, शतरंज, सांप और सीढ़ी, ठीक है। आइए डिटेल के साथ आंसर देख ले रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इस तरह के क्वेश्चन कभी देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन ही एनटीपीसी वगैरह में पूछे जाते हैं। और आरआरबी के एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई कि मैं क्या बताऊं। और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। हर जगह वही देखने को मिलेंगे पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ और और किसके किसके द्वारा लड़ा गया, बस यही सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था। चलिए तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? सांप और सीढ़ी। देख रहे हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ। सांप और सीढ़ी अवधारणा जो अंधविश्वास से भरी मान्यताओं पर आधारित थी। हम लोग आज भी इस गेम को खेलते हैं, लूडो छक्का के नाम से जिसे जानते हैं। सांप और सीढ़ी अवधारणा अंधविश्वास से भरी मान्यताओं पर, इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा में पूर्व में भारत में। इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। इसका प्रयोग बच्चों के हिंदू धर्म में मूल सिद्धांतों को शिक्षा देने के लिए किया गया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहले पहिए थे वो किससे बने थे? रबर, कांच, लकड़ी और लोहा। आइए डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लकड़ी के बने हुए थे। सबसे पहले जो पहिए हुए थे जनरली किसके बने हुए थे? तो पहिए के बने, सभी लोगों को पता होगा। इसलिए कांच के तो बन ही नहीं सकते हैं, रबड़ के तो बन ही नहीं सकते हैं। और बात रही लोहा की, तो लोहा की भी उस समय खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो लकड़ी के ही बनेंगे। कब दिया हुआ है? लकड़ी के पहिए का आविष्कार जो हुआ था 350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में हुआ था। इसके पहिए से लकड़ी के कई तख्तों को जोड़कर बनाया गया। इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। याद रख लीजिएगा, सुमेरियन सभ्यता जो थी इसका आविष्कार उसी काल में हुआ था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूछा जा रहा है किसके द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की गई थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। पूछा जा रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए डिटेल के साथ हम लोग आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है कि पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। किसके द्वारा किया गया था? पांडवों के द्वारा किया गया था। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के महानगर है। इसकी तो बात ही अलग हुई, हिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, ये जनरल नॉलेज के बारे में बता रहा है। राष्ट्रीय राजधानी को होने के नाते केंद्र सरकार ने तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका का मुख्य न्यायालय दिल्ली में स्थापित है। ये भी अभी करंट की बातें हो गई। यमुना नदी के किनारे स्थित कई नगर एवं गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो अभी हमारा संसद है ना, इसमें एक और नया भी विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी हमारा एक नया संसद निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है? तो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, अब नया संसद बनाया जा रहा है। इसके लिए पहले बार का लगभग 750 करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर 900 कुछ करोड़, 900 आई थिंक 912 हो रहा करोड़ के अप्रोक्स इसका कर दिया गया है, ठीक है। अभी नया संसद बनाया जा रहा है विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इसके अंतर्गत संसद के साथ साथ ही जो आवास वगैरह होंगे उसको भी बनाए जाएंगे और अगल बगल जो पेड़ पौधे फूल वगैरह हैं इसका भी लगाया जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, करंट से ये क्वेश्चन है। आप लोग करंट की वीडियोज अगर नहीं देखते होंगे तो मैं बता दूं कि करंट की वीडियोस मैं डेली आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 7 AM पर अपलोड करता हूं, तो प्लीज़ आप लोग करंट की वीडियोस भी देखा कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के तैयार हो जाए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। सॉरी, दिया हुआ है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस रूप में मौजूद था? पूछा जा रहा है कामरूप का साम्राज्य किस रूप में प्राचीन मौजूद था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, असम। असम के प्राचीन नाम कामरूप था, जो कि 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हो देखिए, सॉरी
अब यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से क्या दिया हुआ है कि मध्यकालीन इतिहास आप लोगों का पूरा चालू हो गया है। क्या हो गया है? यहाँ से आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास पूरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एंशियंट जो है खत्म हो चुका है। अब यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री चालू होगा। अब मिडिवल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक जो लोग भी नहीं देखे हैं, प्राचीन से जब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी में, आप लोग उसे एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। लगभग 205 207 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स थे। अगर आप लोग इतने से तैयार कर लेते हैं तो लग जाएगा कि हाँ, हम लोगों को जो भी एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन, मैं उसको तैयार कर लिया, ठीक है। आपको अंदर से एक हिम्मत की तरह मिलेगी। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अरब एवं जो तुर्की आक्रमण थे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए डिटेल के साथ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच, पूछा जा रहा है कि मोहम्मद जो गौरी थी और सेना पृथ्वीराज चौहान, तो इनके बीच जो 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। पूछा जा रहा है कि उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था, ये राज्य उनका था कहाँ पे। आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, ठीक है ना। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उसने उनके द्वारा जो राज्य थी दिल्ली और अजमेर को अधिकार में कर लिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब हुआ था? 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी। और तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुई थी, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये द्वितीय है 1192 में, और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पहला युद्ध किसके द्वारा हारा गया था? पहला युद्ध मोहम्मद गौरी के द्वारा हारा गया था, और दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हारा गया था। और इसमें एक शब्द भी बताया गया था, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी चैलेंज करता है कि मैंने तो सुना है कि तुम क्या करते हो कि शब्दवेदी बाण चलाते हो, तो उसी वक्त उसके द्वारा एक श्लोक कही जाती है। उनके जो गुरु थे उनके द्वारा एक श्लोक कही जाती है। वो जाकर छिप जाता है महल में और कहता है कि मैं तो सुना हूं कि तुम शब्दवेदी बाण चलाते हो। तो वो बोलता है कुछ, तो पृथ्वीराज चौहान की क्या कर ली गई होती है? आंखों को निकाल ली गई होती है। तब उनके गुरु के द्वारा कहा गया होता है कि 4 बास्ट 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। ये शब्द कहने के बाद से जब फिर पृथ्वीराज चौहान तीर को चलाते हैं तो मोहम्मद गौरी को जाके शरीर में लगता है, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की काफ़ी अगर कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी, आप लोग इसे पढ़िएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ? किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत की इतिहास की उल्लेख करती है, द्वारा लिखी गई थी। जॉन की रॉस्किन, फ्रांड, अल ब्रूनी, खुशवंत सिंह। आइए डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? दिया हुआ है कि किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल बरूनी एक ऐतिहासिक कृति है, एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापन विद्याओं, मूर्ति कला, कानून एवं आदि विषयों की विवेचना की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जो दूसरे का सी है अल ब्रूनी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अब दिल्ली सल्तनत से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है, ये दिल्ली सल्तनत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग गुलाब वंश के दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। दिया रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पेपर में। तो आइए हम डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? इसका राइट आंसर दिया हुआ है बी दिया हुआ है। अर्थात सबसे पहले क्या आया? तो गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद से लोधी वंश आया था। याद रख लीजिए फिर से, क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक व लोधी वंश आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। और उसके बाद पता ही होगा कि लोधी के बाद से तुरंत मुगल आ गए। मुगल को इन लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को हरा के 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा क्या कर लिया गया? भारत पर कब्जा कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक भारत का शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों ने शासनकाल कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, कब से? 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी से फिर कौन आ गया था? बाबर आ गया था। इंपॉर्टेंट है, बाबर आ गया था 1526 से, और कब तक रहा था? 1857 तक रहा था। आप लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति के बाद से फिर अंग्रेज पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए थे। आइए हम डिटेल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आप लोग इसे देख लीजिएगा। जब अंतिम वंश अफगान था, जो भी ये 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश व सैयद वंश तथा लोधी वंश के थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इस तरह के देखिए, मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ कि जितने भी संस्थापक पूछे जाते हैं, कब इसकी स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया और कौन इसका अंतिम शासक था। इस तरह से 5 क्वेश्चन बनते हैं। इस 5 क्वेश्चन को आप लोगों को
ध्यान देना पड़ेगा। क्या दिया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। क्या दिया हुआ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हम लोग देख लिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। मध्यकालीन भारत के कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो गुलाम वंश का संस्थापक है। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 ईस्वी तक ही शासन किया था। ठीक है, और बाकी डिटेल उतना नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, रजिया सुल्तान की बेटी थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और 100% पूछा जाता है पहली कौन सी महिला सुल्तान मतलब योद्धा थी, तो मानी जाती है रजिया सुल्तान को ही माना जाता है। ये किसकी लड़की थी, तो ये इल्तुतमिश की लड़की थी। किसकी लड़की थी, इल्तुतमिश। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये 1236 ईस्वी से कितने तक, 1240 ईस्वी तक प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा कोट एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उन्होंने उद्दत उल निसा की उपाधि भी धारण की थी। याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा सकता है कि उद्यत उल निसा की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था, तो ये भी रजिया सुल्तान के द्वारा ही धारण किया गया था, जो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, वो किस वंश से संबंधित थी? तो आप लोगों को अभी मैंने बता ही दिया, क्या राइट आंसर था इसका, दास राजवंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, दास राजवंश से संबंधित थी। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, अभी मैंने बता दिया कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका ये देख लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक भी अभी वही हो गया। क्या दिया, देखिए किस तरह से पूछे, एनटीपीसी में पूछा, आरआरबी जेईई में पूछा हुआ, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। देखिए अभी ध्यान से देख लीजिए, ये दिल्ली सुल्तान में ये जो पूछा गया है, किसमें पूछा गया, रजिया सुल्तान संबंधित जेईई में पूछा गया है। ये पूछा गया है एनटीपीसी में पूछा गया है, जेईई में हो गया, एनटीपीसी में हुआ। ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये एलपी में लोको पायलट में पूछा हुआ, और ये देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ। मतलब एक क्वेश्चन जो है हर पेपर में, हर किस्म के पेपर में पूछे गए हैं। आप लोगों को लग गया होगा नहीं जैसे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी पेपर। आरआरबी का यही क्रम है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि आरआरबी अगर जो भी एग्जाम कराती है ना, वो अल्टरनेट क्रम में पूछती है। ठीक है, एक पेपर के बाद पूछ ली तो उसको 2 पेपर को नहीं पूछेगी, तो तीसरे पेपर में पूछ देती है, ऐसे करती है। ठीक है, नहीं तो अगर एनटीपीसी में पूछी हुई है ना, आज पूछी हुई, तो एनटीपीसी का पेपर ये नहीं होता है कि 1 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाता है, जो 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक चलते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे तक पेपर चलते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आज पूछ दिया गया तो हो सके 10 दिन बाद उस क्वेश्चन को दोबारा पूछा सकता है, उसको चेंज करके पूछा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली की एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया था, क्या कहा गया था, आई डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ इक्कतदारी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की क्या दिया है, इक्ता प्रथा की शुरुआत की, जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी हुई थी। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड पर मिलने वाली भू राजस्व पर होता था। ठीक है, यद्यपि यह व्यवस्था अनुवांशिक नहीं थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम वंश था। पूछा जा रहा है कि 84 वर्ष तक कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने उपमहाद्वीप पर शासन किया था? मुगल वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, गुलाम वंश था। आई डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, डी इसका राइट आंसर दिया हुआ है, गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था वो क्या था कि एक क्या दिया हुआ है, ममलूक वंश। ममलूक वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, वंश गुलाम वंश या ममलूक वंश, इसको दोनों नाम से जानते हैं। मध्यकालीन भारत के एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी तथा जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों पर सूबेदार नियुक्ति किया था। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट है आप लोग वीडियोस पॉज कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताने डिटेल कोशिश करता हूँ कि वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया पूछा जा रहा है कि राजवंश से संबंधित है, किससे संबंधित थी? तो आइए हम डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि ममलूक वंश या गुलाम वंश जो था वो इसी से संबंधित है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूछा जा रहा है कौन सी ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश का शासन शुरुआत किया था? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1206 ईस्वी में। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी दास राजवंश की बात किया है, ममलूक वंश की बात किया है और क्या किया है, गुलाम वंश की बात किया है। देखिए यहाँ पे दास राजवंश की बात किया है, ठीक है। अभी मैंने पीछे भी रजिया के बारे में पढ़ा, दास राजवंश के बारे में। अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो गुलाम वंश है और ममलूक वंश है, ये किससे संबंधित थे, तो ये भी अभी फिलहाल में कुतुबुद्दीन से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन, रजिया, इल्तुतमिश, इन सबसे संबंधित थे। और यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ममलूक वंश की बातें दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन को आप लोगों को घुमाया जा सकता है। यहाँ पे दास राजवंश की बात कर रहा था, ठीक है, तो ममलूक वंश का है, गुलाम वंश का है या दास राजवंश का है, तो ये सभी एक ही चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और ये दास राजवंश के शासन की शुरुआत किया था 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात कर ले तो मैंने पढ़ ही लिया कि 1206 से 1210 तक किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। पूछा जा रहा है कब से, 1006 ईस्वी से 1326 से 1106 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1606 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक। डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत पर अवधि कितने समय के लिए पीछे किया, मैं पीछे इसका डिटेल के साथ आंसर बता दिया हूँ। 1206 से 1526 ईस्वी तक किया गया था इन लोगों के द्वारा, जो अभी ये 5 राजवंश थे। इसके बाद से 1526 ईस्वी में कौन आ जाता है, बाबर आ जाता है, लोधी वंश को हराकर और अपने दिल्ली पर काबिज कर लेता है। फिर उसके बाद से इनका शासन चलता है 1857 तक चलता है, और इसके बाद से इनके बाद से फिर अंग्रेज आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर। अभी देख लीजिएगा ये इसका डिटेल आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पूछा जा रहा है कि दास वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था। अभी मैंने बता ही दिया इसका राइट आंसर, किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना। अरे यार गुलाम है उसी को दास वंश लिख दे रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं दास वंश लिख देगा तो आप लोग इससे कंफ्यूजन ना हो जाइए। गुलाम को क्या कहते हैं, दास उसी को कहते हैं जो गुलाम होता है, ठीक है। बस कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, ठीक है ना। समझ लीजिए एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इतने से ही कंफ्यूजन में हो जाएंगे, दास क्या है और गुलाम क्या है। चलते हैं हम लोग, अब सोचने लगेंगे अरे यार ये दास वंश कौन सा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अब देखिए खिलजी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। पूछा जा रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। बलबन था, मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है कि गुलाम वंश का शासन को समाप्त कर 13 जून 1590 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी संस्थापना जिसके द्वारा किया गया, ये आप लोग 100% याद रख लीजिएगा, ये आप लोग को 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कब किया गया था, 1290 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। बाकी आप लोग पॉइंट पढ़ सकते हैं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी जो लागू किया गया था इसी के द्वारा किया गया था, और दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। इसके द्वारा किसको भेजा गया था, मलिक काफूर को भेजा गया था। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। पूछा जा रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मलिक काफूर था। तो इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही हो गया कि खिलजी वंश का प्रथम शासक, सॉरी अभी तो मैंने बता ही दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। और बख्तियार खिलजी की बात कर रहा है, आप जलालुद्दीन खिलजी की बात नहीं कर रहा है। खिलजी वंश की स्थापना तो बात हम कर ही लिए कि किसके द्वारा किया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, और दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा गया था। और कब किया गया था इसकी स्थापना, तो 1290 ईस्वी में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि जो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर किस राजा को पराजित करने के लिए भेजा था। तो आइए डिटेल के साथ इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो जो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने तो बंगाल के शासन लक्ष्मण सेन, आप लोगों को पता होगा लक्ष्मण सेन के बारे में, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था तथा लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक के एकीकृत बंगाल को आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी खलनौती थी, कौन सी थी, लखनौती थी, सॉरी लखनौती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, लखनौती थी। और ये अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मण सेन। इनके बाद से हिंदू शासक का साम्राज्य लगभग खत्म हो गया था। चलते हैं हम लोग, आप लोग बता दें कि देखिए इसमें लगभग मैं 25 क्वेश्चन के प्रॉक्स लिया हूँ, ठीक है। वीडियोज लंबा ना हो जाए इसी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। 25 क्वेश्चन अगर आप लोग डेली करते हैं, अगर मॉक टेस्ट के रूप में लगाते हैं, मैं इसका आंसर थोड़ा सा हिडन रखता हूँ कि आप लोग पहले आंसर बताने की कोशिश करें, जिसके बाद से आप लोग आंसर बताएं, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज और ज़्यादा गेट हो, ठीक है। उस पर आप लोगों का फोकस बनेगा। मैं डायरेक्ट आंसर दिखा दूंगा तो आप लोगों को इस तरह से लगेगा कि अरे यार ये तो आंसर दिख ही लिया, हमको क्या मतलब है, ठीक है। तो बस इसी तरह की चीज़ें। और आप लोग कहते हैं कि बुक में पढ़ना और वीडियो से पढ़ने में काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैं मानता हूँ कि बुक से पढ़ने में ये होता है कि आप लोग उस पर
उस चीज़ को दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। चाहे आप देखने पर एक दिमाग में एक मतलब पिक्चर टाइप पे बनता है अगर आप वीडियोस में देखते हैं तो, ठीक है। और बुक्स में ये होता है कि सामने सामने कई क्वेश्चन रहते हैं और उसका आंसर जब सामने लिखा रहेगा थोड़ी सी आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों को मैं इस तरह इसमें सीरीज में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी NTPC हो या मैं ग्रुप डी की बात कर लूँ, अगर अगर रह जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन तो फिर आप लोग कहिएगा कि हाँ हमारा NTPC में हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन छूट गया है। इसलिए कि जितने भी आज तक सारे क्वेश्चन आए मैं सारे क्वेश्चनों को कवर करा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर वहाँ पे जाकर बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं या बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।